एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सीएम की चेहरा क्यों नहीं दे पाई। कौन सी ऐसी परिस्थिति देश में अचानक खड़ी हो गई कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा भी झारखंड में मिलने नहीं लगा। इसको लेकर जो राजनीतिक गलियारों पर चर्चा बना हुआ है, आज इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। तरह तरह की बात जब राजनीतिक गलियारों में होता हुआ दिखता है तो इसे कहा क्या जाए। तो कौन सी ऐसी परिस्थिति देश में भी कई राज्यों में देखने को मिली कि कई जगह तो भारतीय जनता पार्टी ने चेहरे दिए और कई जगह मुख्यमंत्री का चेहरा देने में भारतीय जनता पार्टी बचते हुए नजर आई। इसके पीछे जो भारतीय जनता पार्टी का मंशा क्या है वो तो आने वाला वक्त में पता चलेगा, लेकिन राजनीतिक गलियारों पर जो बात चर्चा का विषय बना हुआ है आज उसको हम टटोल लेते हैं। 24 साल का युवा झारखंड अपने नई कहानी और नई करवटों के लिए लगातार फेमस जरूर रही है और 14वें मुख्यमंत्री को चुनने के लिए यानी खेवनहार चुनने के लिए तैयार बैठी हुई है और 5वीं विधानसभा के चुनाव के लिए भी झारखंड तैयार जरूर है। तो 24 साल के युवा झारखंड में तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट और राजनीतिक एक्सपेरिमेंट की मैं बात कर रहा हूं जरूर किए गए। बड़े दिलचस्प रहे जब गुरुजी शिबू सोरेन भी मुख्यमंत्री रहते हुए भी चुनाव हार गए। झारखंड ने सब कुछ देखा और झारखंड ने यह भी देखा कि किस तरह हेमंत सरकार को ईडी ने गिरफ्तार करके जेल भेजा और उनकी पहले इस्तीफे हुए। ये तमाम चीजों के गवाह झारखंड जरूर बना और मधु कोड़ा जो सीएम रहे उन पर 4000 करोड़ के घोटाले भी झारखंड ने अपनी आंखों से जरूर देखा। मैंने कहा ना कि तमाम चीजें इस वक्त में देखा जाने लगा। और तो और रघुवर दास को जब निर्दलीय प्रत्याशी सरयू राय जब जमशेदपुर के सीट से हराते हुए नजर आए तो सबकी गवाही तो झारखंड जरूर दे रही है। लेकिन आज हमारा इशू उधर नहीं है। 24 साल की युवा झारखंड की राजनीतिक करवटें जिस कदर आती हुई दिखती है आज उसको भी टटोल लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सीएम के चेहरे क्यों नहीं दी। अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानना है तो उनके विपक्ष के नेता यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सत्ताधारी है झारखंड में वो कुछ अलग कहानी करते हुए नजर आते हैं। वो स्पष्ट कहते हैं, वो कहते हुए नजर आते हैं कि झारखंड मुक्ति वो साफ साफ कहते हुए नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार गैर आदिवासियों को सीएम बनाने की योजना पे काम करते हुए नजर आते हैं। और संथाल परगना की बात कर लिया जाए और कोल्हान के क्षेत्रों की बात कर लिया जाए यानी 2 क्षेत्रों की बात कर लिया जाए तो ये स्पष्ट होता हुआ दिखेगा कि आदिवासी समाजों में इस बात को बड़ी तेजी से फैलाया गया है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो गैर आदिवासी सीएम बनेगा। इसकी क्या सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन याद कीजिए रघुवर दास की सरकार को, याद कीजिए रघुवर दास की सरकार को जिस तरह से पहली बार झारखंड में गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनी। तो ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की ही करिश्मा थी। वही करिश्मा था कि रघुवर दास जो गैर आदिवासी सीएम बनने में पूरी तरह से मुस्तैद होती हुई दिखी। तो इस बात पर दम मिलता है कि आने वाला वक्त में संभव है कि फिर भारतीय जनता पार्टी अपने सीएम चेहरे के रूप में गैर आदिवासियों को दे सकता है। और यह भी कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरह से संथाल परगना हो या कोल्हान का क्षेत्र हो, तमाम जगह पे झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन दल का बोलबाला साफ साफ दिखता है। तो भारतीय जनता पार्टी को जो आशा है वो उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर में अगर होता हुआ दिखे तो कहा क्या जाए। कुछ पलामू प्रमंडल को भी बात कर लिया जाए तो पलामू प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर में ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ सीटों की आशा जरूर दिख रही है। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि जब संथाल परगना में और कोल्हान का क्षेत्र जो आदिवासी बहुल क्षेत्रों है वहां पर यदि भारतीय जनता पार्टी की सीटें अच्छी नहीं आई तो कैसे संभव है कि वो आदिवासी सीएम बनाते हुए नजर आए। और इसी को लेकर दबी जुबान से कहते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए दूसरी ओर भी टटोल लेते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा यह भी कहते हुए नजर आता है कि जिस तरह से अंबानी और अडानी को झारखंड के खदानों को यहाँ की खनिज संपत्तियों को देने की योजना पे काम किया जा रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार कहते जरूर आ रही है।
वो कहते नजर आती है कि झारखंड की संपत्तियों पर नजर देश के खासकर दो उद्योगपतियों की नजर झारखंड में बनी हुई है। और संभव है कि ऐसे मुख्यमंत्री चुन लिए जाए जो इनके मंशा के साथ साथ इनके मंसूबों को कामयाब होता हुआ दिखाए। याद कीजिए रघुवर दास को, और इसके तर्क को भी समझ लीजिए। रघुवर दास की सरकार को याद कर लीजिए। 2012 में बनाए गए ऊर्जा के जो कानून थे 2016 में बदल क्यों गए? आज इसका चर्चा इसलिए भी है कि रघुवर दास को टटोलना जरूरी है, क्योंकि पहला गैर आदिवासी सीएम तो रघुवर दास जरूर रहे। तो कहा जा रहा है कि 2012 में जो ऊर्जा को लेकर जो कानून बनाए गए थे 2016 में बदल क्यों गए, इसको लेकर आदिवासी समाज ने किस तरह के आंदोलन किया झारखंड ने, उसको भी देखा। अडानी पावर लिमिटेड को लेकर जिस तरह गोड्डा में बड़ी जमीन अधिग्रहण किया गया था और सब कुछ अडानी के लिए रास्ते साफ किए गए, झारखंड इसका भी गवाह है। और किस तरह से आदिवासियों ने जमकर विरोध किया, बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। लेकिन बड़ा अजीब सी बात है, जिस पावर प्लांट को लगाने के लिए अडानी करार कर चुके थे बांग्लादेश में, यानी अडानी का पावर प्लांट का निकला हुआ बिजली, उत्पादित की हुई बिजली जब सिर्फ बांग्लादेश को मिलता हुआ नजर आए तो कहा क्या जाए, इसको भी आज समझने की जरूरत है। 2012 के कानून को भी समझते चले जाइए, जो ऊर्जा को लेकर पहले से था। उसके मुताबिक 2012 के ऊर्जा के जो कानून थे उसके मुताबिक किसी भी ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाले, यानी ऊर्जा क्षेत्र से जो भी बिजली पैदा होगी उसका 25% हिस्सा झारखंड को देना अनिवार्य था। लेकिन 2016 में ऐसे कानून की बाध्यता समाप्त कर दी गई और यही रास्ते निकाले गए अडानी पावर लिमिटेड को लेकर। और उसके बाद जो कुछ नजर आया, जो कुछ आप देख पाए, लगातार विरोध प्रदर्शन होता हुआ दिखा भी। किस तरह आदिवासियों की जमीन उनसे बिना पूछे हुए ले लिया गया। जो झारखंड में ये कहते हुए मोदी जी नजर आते हैं कि आदिवासियों की जमीन को बचाने की जरूरत है और मैं बचाऊंगा, झारखंड की बेटियों को बचाने का काम करूंगा। तो झारखंड में जिस तरह से रघुवर दास ने एसपीटी कानून होते हुए भी जब संथाल परगना में जिस तरह से अडानी पावर लिमिटेड के लिए रास्ते साफ किए, तो क्या संभव है आने वाले वक्त में भी अगर मोदी जी ऐसा करते हुए नजर आएंगे तो वो कहने में किसी को संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि झारखंड ने सबकी गवाही जरूर दी। और इसी आशंका को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा संथाल परगना में और कोल्हान क्षेत्रों में जहां पर आदिवासियों की बहुलता है बड़ी तेजी से कहते हुए नजर आते हैं। दिखलाया जा रहा है कि किसी तरह से हेमंत सोरेन का पूरे तरह से नामांकन रद्द करा दिए जाए। जब उनके नामांकन रद्द करने के लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी काम करने लगे तो स्पष्ट समझा जा सकता है कि दर्द और पीड़ा कहां है। अव्वल तो ये समझने की जरूरत है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ एक मजबूत प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी दे नहीं पाई, और जब उसके प्रस्तावक मंडल मुर्मू को भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी में शामिल करा ले तो दर्द और बेचैनी साफ साफ झलकती है। इसको कहने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। और एक नई घटना को भी आज देख लीजिए। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झारखंड की धरती में थे, उसी दिन झारखंड के सीएम का उड़न खटोला उड़ा नहीं। बड़ा दिलचस्प है। और जिस अथॉरिटी ने इसको रोकने का काम किया, चुनाव आयोग में जब इसकी शिकायत की गई राज्य चुनाव आयोग में, तो आयोग के भी कान खड़े हो गए। सो खोज किया गया कि सबके लिए समान कानून होना चाहिए। एक सीएम का उड़न खटोला ना उड़े प्रधानमंत्री का उड़न खटोला के आगे, तो समझा जा सकता है कि झारखंड किस करवट ले रहा है। झारखंड नई करवट बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैंने कहा ना, 24 साल का युवा झारखंड। और इसको लेकर जब हेमंत सोरेन अपने कार्यक्रमों में इसकी घोषणा करते हुए नजर आए तो इसको भी जानना जरूरी है। वो साफ साफ कहते हुए नजर आते हैं कि एक चुनी हुई सरकार को षड्यंत्र की तरह जेल भेजने का काम किया, क्योंकि एक आदिवासी का बच्चा सीएम था। जब आदिवासी का बच्चा उड़न खटोला में उड़ता हुआ नजर आने लगा तो ये भी खटकने लगा भारतीय जनता पार्टी को, और उसको भी उतारने के लिए पूरी तरह से वो लोग तैयार दिखते हैं। और वो साफ साफ अपने ही मूलवासियों आदिवासियों को ये संबोधित करते हुए कहते हैं अपने उनके भाषा में, उनके शब्दों में, कि जीते पार भी
इसका मतलब होता है क्या जीत सकते हो? वो साफ साफ ललकारते हैं उनके भाषा के साथ, उनके आवाज के साथ और उनके जो घोषणा पत्र हैं जिसमें उन्होंने 1932 के खतियान को प्राथमिकता देने की बात की है। और बात किया जा रहा है कि झारखंड के खनिज संपदा को भारतीय जनता पार्टी के उन उद्योगपतियों की नजर से कुनजर से बचाने के है कि झारखंड की राजनीति किस करवट बैठने वाली है। तो समझते चले जाइए। और इस हेमंत सोरेन के कार्यक्रमों में जो भीड़ उमड़ रही है उससे ज्यादा भीड़ जब कल्पना सोरेन के कार्यक्रमों में दिखने लगे तो बैकअप तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को कल्पना सोरेन जरूर देखते हुए दिखती है। यानी कल्पना सोरेन जिस तरह से बैकअप झारखंड मुक्ति मोर्चा को दे रही है उतने ही बैकअप वो कांग्रेस प्रत्याशी और राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को भी देने में कोई गुरेज बिल्कुल नहीं कर रही है। उनके भाषणों में अट्रैक्शन जरूर है। तो जिस तरह से हेमंत सोरेन सरकार को ईडी ने गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया, उसके बाद आदिवासी की अस्मिता पे जो ठेस लगा और जिसको भुनाने में हेमंत सोरेन ने कामयाबी हासिल की और वो पिछले लोकसभा चुनाव में उनका रिजल्ट नजर भी आया। सभी आरक्षित सीट जो आदिवासियों के थे जिसमें इंडिया गठबंधन ने जरूर जीत हासिल की। और इसी को भांपते हुए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब झारखंड की धरती में आए तो वो सीधे हेमंत सोरेन पर प्रहार करने से बचते हुए नजर आए। तो कहा क्या जाए, उन्होंने झारखंड की धरती से कांग्रेस को घेरने का प्रयास किए, राष्ट्रीय जनता दल को घेरने का प्रयास किए, लेकिन वो हेमंत सोरेन पर डायरेक्ट प्रहार करने से बचते हुए नजर आए। क्योंकि यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि हेमंत सोरेन पर प्रहार करने के मतलब आदिवासी अस्मिता को और आदिवासी के अपने मान सम्मान को ठेस लगने जैसा माना जाने लगा है। जब भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरा नरेंद्र मोदी जी इनको मानने लगे तो स्पष्ट समझा जा सकता है कि इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी को किस बेचैनी ने और किस तरह का दर्द उसको परेशान करते हुए दिखती है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सीएम क्यों नहीं बनाया। ये स्पष्ट तौर से देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई उसी दिन शुरू हो गई थी। अंदर खाने की रिपोर्ट बताती है कि भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई उस दिन ही पूरी तरह से छिड़ गई थी जब 13 साल बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर जेबीएम बनाई और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया। और उसी दौर की बात है जब अडानी पावर लिमिटेड में जो झगड़े चल रहे थे, मतलब जो प्रदर्शन हो रहे थे आदिवासियों को, तो वो कोट कर लीजिए बाबूलाल मरांडी ने उस वक्त में कहा क्या था, इसको भी टटोल लीजिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अडानी को उनकी जमीन दिलाने के लिए और रघुवर दास जिस तरह से लैंड बैंक बनाई और लैंड बैंक बना के जिस तरह गैर मजरूआ जमीन को बड़े बड़े उद्योगपतियों को देने की रणनीति बनाई, इसको झारखंड स्वीकार नहीं करेगा। वो उस वक्त में बाबूलाल मरांडी जेबीएम में हुआ करते थे और उन्होंने भी अडानी पावर लिमिटेड को लेकर जो सवाल खड़ा किए और जब से उनको प्रदेश का कमान दिया गया तबे से भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ गड़बड़ होता हुआ दिखता है। ऐसी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता ही दबी जुबान पे कहते हुए नजर आते हैं। और कहा गया कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह जेबीएम के समर्थित लोग को लोकसभा का टिकट थमाने की कोशिश जब उनके तरफ से किए गए तो समझा जा सकता है कि लड़ाई कहां थी और कहां तक पहुंच गई। अंदर खाने की रिपोर्ट बताती है कि यदि भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरा किसी को बनाती तो खंड खंड भारतीय जनता पार्टी हो सकती थी। और जिस तरह से हेमंत सोरेन ने भगदड़ मचा दिया, चाहे वो एमएलए हो, उनके बड़े नेता से लेकर छोटे नेताओं को जिस तरह से भगदड़ मचा के अपने पार्टी में शामिल करा लिया, उससे यह बात पे बल मिलता जरूर है कि यदि भारतीय जनता पार्टी किसी को चेहरा बनाती सीएम का तो झारखंड में और भी बिखराव देखने को मिलता। बड़े बड़े कद्दावर लीडर भी पार्टी छोड़ते हुए नजर आते। इसकी भी इनपुट दिल्ली के दरबार में भारतीय जनता पार्टी के बड़े कार्यालय तक पहुंच गई थी। अंदर खाने की रिपोर्ट बताती है। इसकी क्या हकीकत है आप आकलन करते जाइए। मैंने बार बार कहा है कि सबके अपने अपने राजनीतिक आकलन है और सबके अपने अपने आंकड़े हैं। ये एमके टाइम्स न्यूज के अपने आकलन है। संभव है कि आप हमारे इस बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हो, लेकिन जो बात सामने आती है जनता को बताना जरूरी होता है और दर्शक भी इसको देखना जरूर चाहते हैं। तो समझा जा सकता है कि जब हरियाणा चुनाव में
सैनी साहब को चेहरा बनाया गया, तो झारखंड में क्यों नहीं बनाया गया? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की लड़ाई उनको सता रही थी, या भारतीय जनता पार्टी एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है जिस स्क्रिप्ट के तहत में आदिवासी चेहरे के अलावा भी एक चेहरे सीएम बनते हुए नजर आए, तो हैरत करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सत्ता तो झारखंड में जरूर पाई है। तो हमारा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।